नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं भी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, उसका फर्स्ट क्वार्टर अब कंप्लीट हो चुका है और इस फर्स्ट क्वार्टर की अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न ऑलमोस्ट हम फाइल कर चुके हैं। और अब बात आती है जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करने की। तो अगर आपकी कंपनी के ऊपर ये जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी की क्वार्टरली मोड पर जीएसटी रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी बनती है, तो आपको जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करने से पहले कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और अगर आपकी कंपनी की जीएसटीआर 3 भी की रिटर्न है जो वो मंथली फाइल करने की लायबिलिटी बनती है, तो उन लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना जरूरी है जीएसटीआर 3 भी रिटर्न को फाइल करने से पहले। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकल तरीके के साथ सीखने वाली हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो, नए अकाउंटेंट हो और आप पहली बार क्वार्टरली मोड पे जीएसटीआर 3 भी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हो, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी आपके बेसिक कंसेप्ट कौन से क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो के अंदर अपने किसी भी टाइप के कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात नहीं करेंगे भी आपको इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आपको रिटर्न ऐसे बन जाएगी, दूसरी से ऐसे बन जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा है भी आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप तभी फायदा उठा पाओगे उन सभी फीचर्स का, अगर आपको उन सारी बातों का बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर पता है तो कंसेप्ट की अपने बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो उसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप आता है भी अगर आपने क्वार्टरली मोड पे आपने जीएसटीआर 1 की रिटर्न को फाइल कर दिया और अब अपने बात कर रहे हैं जीएसटीआर 3 भी रिटर्न की, तो अब आपने जो हमने ऑनलाइन जीएसटीआर 1 की रिटर्न जो फाइल कर दी है और इस जीएसटीआर 1 के अंदर जो हमने सेल यानी कि हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई वो हमने शो कर दी है, जिसके अंदर हमारी टैक्सेबल वैल्यू भी हमने शो कर दी है। ठीक है, टैक्स फ्री की जो सेल है वो भी हमने क्लियर कर दी है। और इसके साथ साथ हमारा जो जीएसटी का आउटपुट टैक्स है, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, ये हमने जो आउट टैक्स हमारा और सेल हमारी डिक्लेयर कर दी। अब वही सेल और वही टैक्स हमारी जीएसटीआर 3 भी रिटर्न जब अपने तैयार कर रहे हैं, तो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उतनी सेल भी आनी चाहिए और आपका जितना आउटपुट टैक्स अपने जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट के अंदर शो कर चुके हैं, उतना भी आपका 3B के अंदर भी आपका आउटपुट टैक्स है जो शो होना चाहिए। अब आपको एक ध्यान रखना है भी अब आपको जो बुक्स के अंदर आपकी जो जीएसटीआर 1 तैयार हो रही है और 3B तैयार हो रही है, इन दोनों को आपस के अंदर अभी मिलान नहीं करना। आपको मिलान कौन करना है भी आपने जो ऑनलाइन रिटर्न ऑलरेडी फाइल आप कर चुके हो उसकी सेल और अभी आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 3B के अंदर जो सेल आ रही है और उसका साथ में टैक्स आ रहा है, वो आपको मिलान करना जरूरी है। क्योंकि वन अगर आप अभी बुक्स के अंदर देखोगे तो दोनों डाटा अभी आपको सेम ही दिखेंगे और आप सोचोगे हमारी जीएसटीआर 3 भी बिल्कुल ओके, लेकिन ऑनलाइन जो फाइल कर दिए उसका हमें जीएसटीआर 3 के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा आ जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आता है भी जीएसटी के अंदर हम जो 3B रिटर्न फाइल करते हैं उसका मेन हमारा मकसद यही होता है भी हमें टैक्स की लायबिलिटी हमारी तय होती है जीएसटीआर 3B की रिटर्न से। तो आपने सेल के अंदर हमारा आउटपुट टैक्स हो गया और 3B के अंदर जो हमारा आईटीसी का कॉलम है, वो आईटीसी कॉलम यानी कि जितना आपने परचेज की एंट्री अपने टैली सॉफ्टवेयर, बिजी सॉफ्टवेयर, जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके अंदर कर रखी है, और जितना आपका आईटीसी बुक्स के अंदर 3B के अंदर आ रहा है, क्या उतना का उतना डाटा आपके जीएसटीआर के ऑनलाइन पोर्टल पे जीएसटीआर 2B के अंदर भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा भी होगा, ये जरूरी नहीं है भी जो आपका सप्लायर है उसने अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न को टाइम पे फाइल किया। मान लीजिए उन्होंने 11 जुलाई के बाद में रिटर्न फाइल करी है, तो जाहिर सी बात है अब उसका आईटीसी अब आपको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ही मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप जीएसटीआर 3 रिटर्न को क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो अब अगर आपके सप्लायर ने रिटर्न लेट फाइल करी है तो आपके बुक्स के अंदर तो आईटीसी आएगा ज़्यादा, लेकिन 2B के अंदर आईटीसी आएगा कम आपको। तो अब आपको जो जीएसटी का इनपुट मिलने वाला है वो जितना आपके जीएसटी 2B के अंदर शोर है उतना ही मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें अब आईएमएस डैशबोर्ड को भी यहाँ पर अब चेक करना पड़ेगा भी ऐसे कौन कौन से ऐसे आईटीसी है जो आपकी कंपनी उस आईटीसी को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्शन लेके हमें कुछ रिजेक्ट वगैरह या पेंडिंग वगैरह रखना पड़ेगा, ताकि अब आपका जो आईटीसी आपकी बुक्स के अंदर आ रहा है और जो 2B के अंदर आ रहा है वो आपस के अंदर मैच हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे इनवॉइस है जिसकी एंट्री आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो कर रखी है लेकिन उसका डाटा आपको अभी 2B के अंदर शो नहीं हो रहा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी उस परचेज का जो आईटीसी है उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा
कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा उस इनवॉइस का नेक्स्ट मंथ के लिए या फिर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारी आ जाती है भी जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी बनती है। तो अब टैक्स लायबिलिटी के अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा, जो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2024-25 वाला, तो इस 2024-25 के अंदर आपका जीएसटी का कितना आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर के अंदर बोल रहे हैं जीएसटी के पोर्टल पर। अगर ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ बोल रहा है, मान लीजिए आपका 500 रुपये आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस क्रेडिट लेजर के अंदर आ रहा है, यानी कि इनपुट आपका एक्सेस था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर जब आपने फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न फाइल करी थी तब। और मान लीजिए इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो फर्स्ट क्वार्टर की आप जीएसटी 3 भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, वहाँ पर आपने 1,000 रुपये का इनपुट आपको और आ चुका है। तो अब आपका पोर्टल के ऊपर टोटल आपको 1500 रुपये का आपका क्रेडिट लेजर के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस है जो शो करेगा। और मान लीजिए अब आपका इनपुट बन गया 1500 रुपये का, ठीक है, और आउटपुट जो आपका है वो मान लीजिए बन गया अभी तक आपका 1700 रुपये का। ठीक है, 1500 दोनों हो गए और ये आउटपुट आपका 1700 हो गया। तो अब आपको जो ये एक्सेस आ रहा है आपका 200 रुपये का, इसके लिए आपको अपना चालान है जो कैश लेजर के अंदर भरना पड़ेगा ताकि आपकी जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। और अगर मान लीजिए आपका जो आउटपुट है वो अभी तक 1300 रुपये ही है, तो इसका मतलब क्या बन गया भी, ये आपने अभी तक भी आपका पोर्टल के ऊपर क्रेडिट लेजर के अंदर रिटर्न फाइल करने के बाद में 200 रुपया भी आपका एक्सेस और बचा रहेगा। क्योंकि जीएसटी 3 भी रिटर्न फाइल करने का मेन मकसद हमारा टैक्स की लायबिलिटी को चेक करने का ही होता है कि टोटल आपकी आउटपुट कितना बनता है और टोटल आपका इनपुट कितना बनता है। तो वो सारा का सारा आपको क्रेडिट लेजर चेक करना पड़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का और प्लस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो आपका क्रेडिट लेजर आ रहा है, दोनों मिलाने के बाद आपका इनपुट तय हो जाए। तो वैसे तो आपको जैसे ही आप रिटर्न करोगे, आप क्रेडिट लेजर को आप ओपन करते हो तो आपको करंट डेट तक का क्रेडिट लेजर है जो दिखा देते हैं, लेकिन आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखना पड़ेगा भी इस मंथ का आपने कितना क्रेडिट ले रखा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग आपके पास में कितना आ रहा है। अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो उनको भी सबसे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। कई बार बुक्स के अंदर ज़्यादा आ रहा होता है, पोर्टल पे कम है, तो उसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कई बार पोर्टल पे कम है, ज़्यादा है, बुक्स में कम आ रहा है, तो उसको भी हमें एडजस्ट करना होता है। तो ये सारी बातें, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होने जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होता है कि हाँ हमें जीएसटी 3 भी है चाहे जीएसटी 1 है, हमें इनको मिलान करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हमें प्रिपेयर करके दे देता है। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर आपका बिल्कुल ओके क्लियर करके देगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए भी जीएसटी 1 की रिटर्न है, अब इस जीएसटी 1 की रिटर्न के अंदर में रिपोर्ट देना क्या होता है, कौन कौन सा रिकॉर्ड हमें ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारी सेल का डाटा जाएगा या परचेज का डाटा जाएगा। उसके बाद अपने जीएसटी 3 भी रिटर्न को फाइल करते हैं तो जीएसटी 3 भी के अंदर हमें कौन कौन सा रिकॉर्ड हमें देना होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो आपके है ना, ये क्लियर होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने आपको जो फीचर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, जैसे अपने बात करते हैं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, तो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स अब नए नए अपडेट हो चुके हैं। जैसे अब आपको आईएमएस वगैरह का जो डाटा है अब आपका यहीं से आप क्लिक कर सकते हो, ईवी बिल का डाटा आप यहाँ बना सकते हो, ई इनवॉइस के लिए बना सकते हो। ठीक है ना, आप यहाँ पे रिकम्प्यूट जीएसटी 2 भी कर सकते हो। यानी कि जो आप पहले अपने मैनुअली जाके जीएसटी पोर्टल पर जाके ये सारा अपने करते थे आईएमएस डैशबोर्ड वगैरह को, लेकिन अब आप डायरेक्टली अपने टेली सॉफ्टवेयर के जरिए अपने इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये फीचर्स तो आपके आगे सॉफ्टवेयर में, लेकिन इस फीचर्स को यूज़ करने से पहले आपको जब तक इनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये सॉफ्टवेयर आपके लिए एक तरीके से यूजलेस हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी काम करें अकाउंटिंग से संबंधित, चाहे अपनी जर्नल एंट्री भी करें, चाहे एक परचेज की एंट्री भी है, तो जब तक आपको उस परचेज एंट्री करने से पहले आपको उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता भी इस एंट्री करने से हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगी, क्या चीज़ बढ़ेगा, क्या चीज़ घटेगी, तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो परचेज की एंट्री तो आप सॉफ्टवेयर में कर दोगे, लेकिन इसके पीछे की जो बैकग्राउंड के अंदर इसकी जो स्टोरी बनने वाली है वो आपको अगर नहीं पता, तो आपको इतना ही पता है भी मेरी परचेज की एंट्री परचेज वाउचर में जाके करनी होती है, लेकिन उसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आपको जरूरी क्या होता है, अकाउंटिंग का नॉलेज होना, अकाउंट को प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से सीखना। तो इसी तरीके से हमें जीएसटी रिटर्न अगर अपने बात करते हैं, जीएसटी रिटर्न सॉफ्टवेयर तैयार कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट भी हमारे ही क्लियर होने चाहिए।
कि क्रेडिट नोट हमें कहाँ दिखाना है, डेबिट नोट हमें कहाँ दिखाना है। क्रेडिट नोट अगर हमारे द्वारा इशू किए गए हैं तो हमारे GST 1 का पार्ट है या GST 2 का पार्ट है, इससे हमारा ITC घटेगा या हमारा ITC बढ़ेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिए, पूरी कोशिश करेंगे हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की।